हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आदिकाल के बारे में जानेंगे। आदिकाल का दूसरा नाम भी है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल यानी राजाओं के बारे वीरता के बारे में उसमें कवियों ने अपने कविताओं द्वारा उनकी वीरता को प्रदर्शन किया है। यह काल 1050 से लेकर 1375 तक चला है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत्सर 1050 से 1375 तक तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य रचना काल को आदिकाल कहा गया है। बहुत सारे कवियों ने इनके अलग अलग काल नाम बताए, जैसे कि उदाहरण के लिए राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजावपन काल कहा है। इसी तरह सभी ने अपने अपने काल में इसे नाम दिया है। यह वीरगाथा काल समस्त आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं दर्शित होती हैं, जैसे कि वीरगाथा काल, धार्मिक रचनाएं, श्रृंगार परक रचनाएं और मनोरंजनात्मक साहित्य। खुसरो की पहेलियाँ मतलब आपको सभी को पता है पहेली क्या होती है। वास्तव में आदिकाल के नाम व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है, जैसे कि भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी आरंभिक रूप का बोध होता है, मालूम पड़ता है। बोध यानी मालूम पड़ता है। आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। आदिकाल की परिस्थितियाँ मतलब किस परिस्थिति में आदिकाल को यह नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का जन्म जैसे कि ऐसे समय में जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण आरंभ हो गया थे, जैसे मुगलों ने हम पर आक्रमण किया था। हिंदू राजा अपने अपने राज्यों की रक्षा करने लगे थे और जो वह युद्धों का युग था, मतलब सारे राजाएं मुसलमानों से युद्ध करने लगे थे। उस काल के साहित्य निर्माता चारण लोग थे जो अपने आश्रयदाताओं का यशगान कर उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते थे। आश्रयदाता यानी जो आश्रय देता है, जो राजा इन कवियों को आश्रय रहने के लिए देता है, उन राजाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये कवि कविताएं कहते, उनके ऊपर ही कविताएं लिखते थे। कभी कभी वे लेखनी या वाणी के चमत्कार और कौशल के साथ साथ तलवार का भी कौशल दिखलाकर युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होते थे जो राजा और कवि। इस काल के साहित्य का इतिहास देखे जाए तो अनेकों तरह की परिस्थितियाँ दिखाई देती है, जैसे कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स में यहाँ पर वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होता है। जैसे कि हर्षवर्धन का राज्यकाल वर्धन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता था। बहुत धन संपत्ति, बहुत कुछ, सभी लोग कुशल मंगल थे। अपनी योग्यता तथा पराक्रम के बल पर उत्तरी भारत का अधिकांश भाग उसके अधिकार में आ गया था, पर स्वयं साहित्य प्रेमी तथा विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता था, मतलब सभी को अपने राज्य में आश्रय देता था। वह अत्यंत उदार तथा सहिष्णु था। यह उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हो गया, उत्तर भारत अनेक लघु राज्यों में बंट गया। लघु राज्य में छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। क्योंकि वहाँ सभी में एकता नहीं थी। राज्यों के अलग अलग राजा बनने, जैसे कि दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गहरवार, गुजरात में सोलंकी, इस तरह सारे राजा अलग अलग बांटे गए। वे पारस पर बुंदेलखंड में चंदेले का शासन था। राजाओं का शौर्य व्यक्तिगत मर्यादाओं का ही मापदंड बना रहा। यह जातीय हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का महत्व होने के कारण सारे देश में अलग अलग राजा अलग अलग होते गए और इसमें आक्रमणकारियों का उन लोगों को इस अपने राज्य भारत पर आक्रमण करने के लिए उनको सुलभ हो गया था। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अभाव यानी कमी थी राजाओं में। इसीलिए शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण किया और आपस में सारे राज्य युद्ध करते थे। इसी वजह से हमारा भारत एकता में नहीं था। तब मुसलमानों ने और अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था। दूसरा था धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति यह है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होता गया और यहाँ पे
जो दूसरे लोग थे वह मध्य मांस मैथुन मुद्रा सत्य उनका पंथ वामाचार का अंग था। इसके पश्चात वामाचार का विरोध कर सात्विक आचरण, सात्विक यानी वहाँ पर यह मांस माछी का कोई नहीं होता है, देने वाले नाथ पंथ का उदय हुआ था। सिद्धों को यहाँ पर 84 सिद्धों का महत्व रहा है। इसमें सिद्ध सरहपा का स्थान महत्वपूर्ण है। आदिकाल के धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता था। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राह, अशिक्षित यानी जो एजुकेटेड नहीं थे पहले ज़माने में, जो कहता था उसी को मानते थे। सभी लोग ने जैसे कि मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव रहता था, उन्हीं के आचरण में लग गए थे लोग। किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है? तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम तथा असंतुलित थे। असंतुलित यानी इम्बैलेंस थे। जनमानस पर गहरा असंतोष और क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा था। आदिकाल में सामाजिक स्थिति, यह सामाजिक परिस्थिति बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामंत सरदार मतलब बड़े ऊंच नीच का बहुत ही प्रभाव था। गरीब और धनी लोगों का बहुत प्रभाव था। यहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव दिखाया जा रहा था। और यही नहीं, समाज में बहुपत्नी तथा मतलब बहुपत्नी यानी दो पत्नियों को विवाह करना, इस प्रथा का भी ज़्यादा चल रहा था। और राजपूत राजा अपनी वीरता के दर्प में शौर्य प्रदर्शन के लिए राजकन्याओं को अपहरण करते थे, किडनैप करते थे। जिही की कन्या सुंदर देखी तिही पर जाई धरे हथियार, मतलब जिसकी बेटी सुंदर थी वहाँ पर युद्ध करना और उनकी बेटियों को अपहरण कर ले आना। इस तरह इस युग में काव्य में वीरांगनाओं के जौहर की गाथाएं अंकित है। इस युग में जीवन यापन के साधन दुर्लभ हो जा रहे थे और तथा निर्धनता सदा घेरे रहती थी। भांति भांति पूजा पाठ, तंत्र मंत्र तथा तप जप करके भी लोग दुर्भिक्ष, युद्ध तथा महामारियों के संकट नहीं टाल पाते थे, जो उसे मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता के इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी थी इस काल में। और जैसे है कि सांस्कृतिक परिस्थिति, हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और यहाँ पर भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। और उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर पर स्थापित होने लगे थे, क्योंकि वो लोग हम पर अत्याचार करते थे। भुवनेश्वर, खजुराहो, पुरी, बेलोर, कांची, तंजौर आदि स्थानों में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की देन है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, सारे इस्लाम तथा हिंदू संस्कृति का समन्वय दर्शित होता है। 5वां है साहित्यिक परिस्थिति। इस काल में साहित्यिक रचना की 3 धाराएं, एक तो है जो परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी, दूसरी थी धारा साहित्य और तीसरी थी धारा हिंदी भाषा में लिखने जाने वाली साहित्यिक थी। आदिकाल काव्य वीर, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी है। यहाँ पर अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली का आरंभिक स्रोत है। इस काल की रचनाओं की भाषा अपभ्रंश, डिंगल तथा पिंगल रही है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता, यानी यहाँ पर व्यक्तियों को आधार पर चरित्र काव्य लिखना। लौकिक रस की रचना यानी रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति, अतः संदेशराय, विद्यापति, ये सारे कवियों ने इन्होंने लिखा है। उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, यानी बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य का दर्शन होता है। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन, वीरगाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, मतलब किस राजा ने किस तरह युद्ध किया है। नेक्स्ट वन है आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, मतलब राजा जो हमें आश्रय देता है उसकी प्रशंसा करना। वीर और श्रृंगार का समन्वय,
रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है और अधिकतर रचनाएं संदिग्ध है। भाषा एवं शैलीगत प्रवृत्तियां थी। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना का प्राचुर्य था। इस तरह सारे प्रवृत्तियां आदिकाल में हुई थी। अतः इन प्रवृत्तियों के अलावा इस काल में आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का भी विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।